व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं नीतीश कुमार रिजाइन्स। क्या टूटेगा इंडिया लाइन? इंडिया लाइन तो भैया टूटा फूटा ही है वो, ठीक है। नीतीश का इस्तीफा आज रौनक की वीडियो है और जिस टाइम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं और इस टाइम पर अभी एक नोटिफिकेशन आई है कि नीतीश टू टेक ओथ एज सीएम शॉर्टली। रिजाइन भी हो रहा है, फिर सीएम वापस बन रहे हैं। भैया क्या हो रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। देखते हैं पहले वीडियो, फिर करते हैं इस पर बात। 1 2 3 गो। अच्छा बॉस, फर्ज करो कि आप अपनी फैमिली के साथ मार्केट से गुजर रहे हो, तभी आपके बेटे बउआ को, जी हाँ बउआ को सड़क किनारे रखा एक चाइनीज खिलौना पसंद आ जाए। नमस्ते मैं बउआ बोल रहा हूँ। और खिलौना हाथ में लेकर आप दुकानदार से पूछने लगते हो कि भैया ये तो बड़ा हल्का सा लग रहा है, टूटेगा तो नहीं? अभी आपने टूटेगा तो नहीं ये पूरा बोला भी नहीं होता और अचानक से खिलौना टूट जाता है। ठीक यही, बिल्कुल यही हुआ है इंडिया अलायंस के साथ भी। अभी कुछ महीने पहले 28 टूटी फूटी पार्टियों को जोड़कर जब इंडिया अलायंस की खिचड़ी पकाई गई तो लोग सवाल करने लगे थे। क्या करने लगे थे? सवाल बना दिया। जी हाँ, लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि ये ठगबंधन सॉरी गठबंधन, हाँ जी गठबंधन साल भर भी चलेगा या नहीं चलेगा? और वही हुआ। अपना पहला बर्थडे मनाने से पहले ही इंडिया अलायंस से निकलकर IN अलग चला गया, DI नाली में बह गया और गठबंधन के सारे बंधन तोड़कर पहली फुर्सत में निकल, जी हाँ पहली फुर्सत में निकल ली। ममता बनर्जी जी कह रही हैं कि मुझे बंगाल में कांग्रेस का मुंह भी नहीं देखना। आपके भगवंत मान कह रहे हैं कि हम पंजाब में अकेले लड़ लेंगे। और बिहार में पलटा धीराज नीतीश बाबू तो एमपी में है भी या नहीं ये किसी को मालूम ही नहीं है। सरप्राइज! हो सकता है जब तक हम ये वीडियो पोस्ट करें वो 7 रेस कोर्स की छत पर मोदी जी के साथ पतंग उड़ा रहे हो और लालू यादव नीतीशवा की बुराई करने के लिए गूगल पर बेवफाई की शायरियां ढूंढ रहे हो। दे देंगे, दुम का नाच के गिर जाओगे। खैर कुछ भी हो सकता है बाबू भैया, कुछ भी। ट्रैफिक सिग्नल पर मिलने वाले चाइनीज चार्जर की तरह इंडी गठबंधन ज्यादा नहीं चलेगा, ये सबको पता था। मगर इस फटे टायर में से इतनी जल्दी हवा निकल जाएगी, इसका वोडाफोन एयरटेल इसका आइडिया किसी को था ही नहीं। कोई नहीं तो भैया क्यों टूट रहा है इतनी जल्दी इंडिया अलायंस? क्या इन पार्टियों को अपने अपने लालच मार गए? क्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से बीजेपी को मिले भारी समर्थन से ये लोग घबरा गए हैं? या फिर इंडिया अलायंस को इतनी जल्दी खत्म मान लेना या फिर हल्के में लेना ठीक नहीं होगा? आज के फनतंत्र में, आज की वीडियो में, आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं जबरा सवालों के जबरा जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो जरूर शेयर करना और शेयर करके हमको बता देना कि वीडियो आपको पसंद आई है। और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाइए। केजरीवाल जी शुरू करें वीडियो, फिर आपकी इजाजत हो तो करना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। मेरा नाम रौनक है और हमारे प्रोग्राम का नाम फनतंत्र रखा गया है। और बड़ी सीधी सी बात है दोस्तों, आज से 1 साल पहले यानी 2023 में कई रीजनल पार्टियों को यह अच्छे से समझ में आने लगा था कि अगर 2024 में मोदी को हराना है तो हमें साथ में आना ही होगा, क्योंकि अकेले अकेले बीजेपी से लड़कर 2024 क्या 2084 तक भी पावर में हम लोग नहीं आ सकते। बात तो सही है। और सबसे पहले ये बात समझ में आई युगों युगों से पलटी मारते आ रहे नीतीश बाबू को, जो आज तक इतने पाले बदल चुके हैं, इतनी बार पलटी मार चुके हैं कि उन्हें हर सुबह खुद टीवी चलाकर ये चेक करना पड़ता है कि वो आज किस पार्टी के साथ हैं। मगर 2023 आते आते नीतीश बाबू को लगने लगा कि देखो बाबू, तुम सीएम तो बहुत रह लिए, अगर तुम्हें पीएम बनना है तो क्यों ना बीजेपी विरोध के नाम पर एक अलायंस बनाया जाए। तुम अलायंस बनाने की पहल करोगे तो क्या पता तुम्हें ही पीएम फेस घोषित कर दिया जाए। तो जैसे ही ये बात नीतीश बाबू के भेजे में फिट बैठी, उन्होंने एक महा अलायंस बनाने के लिए अलग अलग लीडर से मुलाकात शुरू कर दी। इसी कड़ी में वो शरद पवार से मिले, झारखंड के सीएम से मुलाकात की, यहां तक कि वो इस अलायंस का हिस्सा बनाने के लिए ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक जी से भी मिलने चले गए। वो नवीन पटनायक जो आज तक कभी बीजेपी के खिलाफ किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बने, फिर भी नीतीश बाबू उन्हें मनाने चले गए। अच्छा, नीतीश बाबू की इस पहल पर बाकी पार्टियों को भी समझ आने लगा कि हाँ भैया हाँ, ये लौंडा बात तो ठीक कर रही है, अकेले अकेले तो हम बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे, चलो एक साथ मिल लेते हैं। तो क्या हुआ, जो हमारे पास कोई एजेंडा नहीं है, किसी मामले पर हमारी सोच नहीं मिलती, हमारा पीएम फेस भी डिसाइडेड नहीं है, तो क्या हुआ, हम मानते हैं कुछ भी तय नहीं है, लेकिन अभी तो साथ में आ ही जाते हैं, क्योंकि बीजेपी को हराएंगे तभी तो हम बचेंगे। ओ भाई, मारो मुझे मारो। इसी सोच के साथ इन पार्टियों की कई फेज की मीटिंग्स हुई। इस बीच मई 2023 में कर्नाटक इलेक्शन में कांग्रेस जीत गई तो सब में नया जोश आ गया।
मगर सभी लोगों को दो बातों का हमेशा से शक था कि ये पार्टियां सीट शेयर कैसे करेंगी, और दूसरा शक ये कि इस अलायंस का लीडर कौन होगा। उम्मीद थी कि 2024 से पहले इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे, मगर ये हो ना सका। और अब ये आलम है कि ममता बनर्जी पहले ही बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। अब खबर है कि नीतीश बाबू तो इंडिया अलायंस छोड़कर फिर से एनडीए में ही जा रहे हैं, यानी इंडिया अलायंस का स्टार्टअप स्टार्ट होने से पहले ही पंचर हो चुका है। स्टार्टअप में शामिल हर पार्टी चाह रही है कि गाड़ी का स्टीयरिंग उसके हाथ में दिया जाए। यहां हर किसी को विंडो सीट पर बैठना है। यहां कोई पीछे वाली सीट लेना ही नहीं चाहता, क्योंकि पीछे बैठने पर उन्हें उल्टी आती है। और हर किसी की यही ख्वाहिश है कि उनके लोगों को गाड़ी में ज्यादा से ज्यादा सीटें दे दी जाए, फिर भले ही दूसरी पार्टी के लोगों को डिग्गी में लेट कर आना पड़े। इसी लड़ाई में न तो गाड़ी आगे चल पा रही है और न ही कोई अंदर बैठ पा रहा है। और इंडिया अलायंस के बहाने में थोड़ा स्टार्टअप पर बात करूं तो इन लोगों का हाल देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिजनेस में भी किसी नए स्टार्टअप को शुरू करना कितना मुश्किल हो। तो भैया पॉलिटिक्स के बारे में हम लोग बतिया रहे थे, तो बाबू सीधी सी बात यह है कि बिहार से नीतीश कुमार, बंगाल से ममता दीदी, पंजाब से भगवंत मान ने लगभग इंडिया अलायंस से अपना रिश्ता तोड़ दिया लगभग। ठीक है, उन्होंने लगभग मना कर दिया। तो बिना कोई भूमिका बांधे सीधे चावला पर आते हैं और आपको एक एक करके इन सभी लीडर्स के अलग होने की कहानी बताते हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार। तो भाई साहब ये लगभग तय हो चुका है कि नीतीश बाबू इंडिया अलायंस छोड़कर फिर से एनडीए की गोदी में जाकर बैठने वाले हैं। इस बीच वो ना आरजेडी के लीडर से मिल रहे हैं और न ही उनके फोन उठा रहे हैं। उन्होंने अगले 2 दिनों के अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और ऐसा लगता है कि वो जल्द ही इस्तीफा देकर फिर से बीजेपी के साथ सरकार बना सकते हैं। और ऐसा हुआ, जो कि साफ है कि होगा ही, तो ये इंडिया अलायंस के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका होगा। मतलब जिन नीतीश बाबू ने बीजेपी को 2024 में हराने के लिए इंडिया अलायंस को बनाने की पहल की थी, वही नीतीश बाबू इलेक्शन से पहले ही फिर से बीजेपी के साथ जा रहे हैं। भाई साहब गजब हो रहा है। इससे ज्यादा भद्दा मजाक इंडिया अलायंस के साथ और क्या होगा। इसके पीछे दो कारण, दोनों को एक एक करके समझते हैं। पहली बात तो जिसका जिक्र मैंने शुरू में कर दिया था कि नीतीश बाबू कहीं ना कहीं उनकी इच्छा थी प्राइम मिनिस्टर बनने की। इसी चक्कर में इंडिया अलायंस की ये सारी मुहिम शुरू की गई। उनको लगता था कि वो इस गठबंधन को लीड करेंगे, वो इतने वक्त तक बिहार के सीएम रहे हैं तो सब उनके नाम पर मान जाएंगे, उनको ऐसा लग रहा था। मगर वक्त के साथ उन्हें किनारे कर दिया गया। वो समझ गए कि यहाँ दाल गलने वाली नहीं। इस बीच आरजेडी की तरफ से भी उन पर लगातार ये प्रेशर था कि वो सीएम पद की कुर्सी खाली कर दें और तेजस्वी को इलेक्शन से पहले ही मुख्यमंत्री बना दें। और इस बीच हुआ क्या? इस बीच हुआ ये कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। उस पर बीजेपी और मोदी जी को देश भर में जैसा समर्थन मिला वो भी सबने देख लिया। और जैसा कि नीतीश बाबू हमेशा से मौके को भांप लेते हैं, नीतीश बाबू को समझ में आ गया कि ऐसे माहौल में बीजेपी तो हारने से रही, बिहार इलेक्शन के बाद सीएम की कुर्सी भी चली जाएगी। मतलब न तो इधर सत्ता में रहेंगे न उधर सत्ता मिलेगी। वहीं पर्दे के पीछे से बीजेपी का एक खेमा भी नीतीश बाबू को समझाने में लगा था कि चचा, अरे ओ जेडीयू वाले चचा, ऐसा करो हमारे साथ मिल जाओ, चुपचाप सीएम की कुर्सी छोड़ दो, केंद्र और राज्य में दोनों जगह हमारा समर्थन करो। हो सकता है कि तुम्हें अगली सरकार में केंद्र में कोई मंत्री बना दिया जाए, और साथ नहीं आए तो वैसे भी कुछ न मिलना है। बहुत से लोगों का कहना है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना भी बीजेपी और जेडीयू की उन्हीं नजदीकियों के चलते देखा जाना चाहिए। सीट शेयरिंग को लेकर भी नीतीश कांग्रेस की मांगों से परेशान थे। जिस कांग्रेस को पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार में 1 सीट मिली थी, वो इस बार 10 सीटें मांग रही थी। कांग्रेस की इन मांगों से जान छुड़ाने के लिए नीतीश बाबू ने सीट शेयरिंग वाला ये सारा मामला लालू जी को ही सौंप दिया था कि भैया तुम ही इनसे निपटो। इसके अलावा नीतीश बाबू की लंबे समय से यह मांग थी कि पिछड़ों के इतने बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए। बीजेपी ने उनके 100वें जन्मदिन पर उनको भारत रत्न देकर यह मांग पूरी कर डाली। इस बीच लालू जी की बेटी ने भी नीतीश पर इनडायरेक्ट कई सारे ट्वीट कर दिए, जिससे नीतीश बाबू और नाराज हो गए और रही सही कसर भी पूरी हो गई। जानकारों की माने तो यह तो सिर्फ कुछ वक्त की बात है कि कब नीतीश कुमार आरजेडी और इंडिया अलायंस से अपना नाता तोड़कर बीजेपी और एनडीए के साथ आ जाएं। और ऐसा हुआ तो पलटियों के इतिहास में नीतीश कुमार का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। बस डर यह है कि वो नाम भी बार बार पलटी न मार जाए। चलिए भी आगे बढ़ते हैं। नीतीश बाबू ने तो इंडिया अलायंस को बाय बाय बोल ही दिया है। उधर ममता दीदी ने भी इंडी वालों से अपना रिश्ता ऑलमोस्ट खत्म। पहली बात तो ये कि काफी टाइम से उनकी और कांग्रेस की बंगाल में सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन रही थी। एक तरफ कांग्रेस की डिमांड थी कि हमें 12 सीटें दे दी जाएं, वहीं टीएमसी कांग्रेस को 2 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं थी। मगर दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से एक दूसरे का मजाक उड़ा रही थी। टीएमसी ने काफी टाइम से कांग्रेस को 2 सीटों का ऑफर दे रखा था, मगर कांग्रेस ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। दूसरा, टीएमसी का दूसरा ऑब्जेक्शन लेफ्ट पार्टियों को लेकर
भी था। ममता को शुरू से लग रहा था कि एक वक्त उनकी कट्टर दुश्मन रही सीपीआईएम को इंडिया अलायंस में कुछ ज्यादा ही तवज्जो नहीं मिल रही है। आपको बता दें, हाल ही में बंगाल की सागरदिघी विधानसभा सीट पर हुए बाई इलेक्शन में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने मिलकर टीएमसी को 50,000 वोटों से हरा दिया था, जिससे ममता दीदी काफी नाराज थी। इसलिए ममता किसी हाल में भी लेफ्ट को तो बंगाल में कोई सीट देने को तैयार नहीं थी। ममता की नाराजगी का तीसरा रीजन था बंगाल कांग्रेस के चीफ अधीर रंजन चौधरी के लगातार आते उल्टे सीधे बयान। अधीर रंजन चौधरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से ममता बनर्जी पर अटैक कर रहे थे। उन्होंने दीदी को मौका परस्त तक बता दिया। यह बात भी ममता को बिल्कुल पसंद नहीं आई कि चचा, अरे ओ चचा, जब तुम हमारे साथ ही मिलकर चुनाव लड़ना चाह रही हो तो कम से कम हमारे खिलाफ तो बकवास तो मत ही ना करो। ममता दीदी को इस बात का भी गुस्सा था कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा के लिए उन्हें इनविटेशन नहीं दिया गया। यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि ममता बनर्जी पब्लिकली राहुल गांधी का मजाक उड़ाती रही हैं। 2016 में उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी का कोनो फ्यूचर नहीं है। वो राहुल गांधी को बीजेपी की सबसे बड़ी टीआरपी भी बता चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात, ममता बनर्जी को यह बात हरगिज मंजूर नहीं थी कि नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का कन्वीनर बनाया जाए। यह तक कहा जा रहा है कि सिर्फ ममता के विरोध की वजह से ही इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार को कन्वीनर नहीं बनाया जा सका। यहां तक कि उन्होंने इस पोस्ट के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रपोज कर दिया था, ताकि गांधी परिवार का भी कोई आदमी इस पद पर बैठने न पाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये सारे वो रीजंस थे जो आखिर में जाकर बड़े हो गए, और इतने बड़े हो गए कि ममता बनर्जी जो इस अलायंस की इतनी इंपॉर्टेंट पार्टनर थी, वो इलेक्शन से पहले ही ऑलमोस्ट अलग हो चुकी हैं। वो भी एक ऐसे स्टेट की पार्टनर जहां से लोकसभा की 42 सीटें आती हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ममता के यूं अलायंस से ऑलमोस्ट अलग होने को गलत भी नहीं मानते। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ये रियलाइज नहीं कर रही है कि जिन स्टेट्स में रीजनल पार्टियां स्ट्रांग हैं, वहां उसे उन पार्टियों की इज्जत करनी पड़ेगी। कांग्रेस को पास्ट में जीना बंद करना पड़ेगा। उसे यह सोचना बंद करना पड़ेगा कि कभी हम यहां पर कितने बड़े थे। बंगाल में भी कांग्रेस ये समझ नहीं पाई, जिस वजह से ममता दीदी ऑलमोस्ट क्या हो चुकी हैं केजरीवाल जी, उन्होंने लगभग मना कर दिया। इसके अलावा पंजाब में पिछली बार कांग्रेस पार्टी 13 में से 8 सीटें जीती थी, मगर वहां आम आदमी पार्टी अकेले लड़ने के मूड में है। आपको लगता है कि हमें असेंबली इलेक्शन में इतनी बड़ी जीत मिली है तो हम लोकसभा में भी 10 सीटें तो ले ही आएंगे। इसके अलावा आज कांग्रेस पंजाब में बिखरी पड़ी हुई है। सिद्धू किनारे कर दिए गए हैं, चन्नी का कुछ पता नहीं है, कैप्टन पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं। इसलिए पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बोल दिया है कि हम तो यहां अकेले ही लड़ेंगे। हैरानी इस बात की है कि अभी तो इलेक्शन 3 महीने दूर है और अभी से इस इंडिया अलायंस की पार्टियां इस टूटते जहाज को छोड़कर जाने लगी हैं। आने वाले दिन में जब सीट शेयरिंग पर और बात होगी तो शायद बची खुची पार्टियां भी भाग जाएं। इंडिया अलायंस की इस अकाल मृत्यु के पीछे 2 बड़ी साफ वजह समझ में आती हैं भैया, क्लियर है एकदम। पहली बात तो यह कि किसी भी अलायंस को लीड करने के लिए एक बड़ी पार्टी चाहिए होती है। इस केस में कांग्रेस वो रोल पूरा नहीं कर पा रही। न कांग्रेस रीजनल पार्टियों को रिस्पेक्ट देते हुए उनके लिए सीटें छोड़ने को तैयार है, और न ही उनके पास ऐसी लीडरशिप है कि लोगों को लगे कि ये आदमी मोदी को टक्कर दे पाएगा। बॉस, एक तरफ बीजेपी के पास मोदी है, बीसीओ वेलफेयर स्कीम है, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है। कांग्रेस के पास क्या है? घंटा है। वही रटे रटाए 2-4 जुमले हैं कि सूट बूट की सरकार है, अंबानी अडानी की सरकार है, ये किसानों के दुश्मन है, इन्होंने महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाई है। ये सारे जुमले इतने घिसे पीटे हैं कि ये लोगों में कोई जोश पैदा करते ही नहीं है। रही सही कसर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ने कर दी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर में जो माहौल बना है उसमें इंडिया अलायंस की पार्टियों को समझ में आने लगा है कि 24 में जीतना बहुत ज्यादा टफ है, इसलिए किसी के लिए भी कोई सीट क्यों छोड़ी जाए। कुल मिलाकर इंडिया अलायंस एक ऐसा पटाखा साबित हुआ जिसको आग लगाने पर लोगों ने दोनों हाथ कान पर लगा लिए थे, जैसे कि इसके धमाके से दुनिया कांप जाएगी। मगर ये पटाखा तो फुस की आवाज करके धुआं छोड़ के रह गया। वो धुआं जिसमें इस अलायंस के नेताओं की सारी उम्मीदें ही धुआं धुआं हो गई है। अब कोई करिश्मा या करीना या तैमूर ही इस अलायंस को बचा सकता है, वरना मोदी जी की हैट्रिक लगना तय है। बाकी आपकी इंडिया अलायंस की इस अकाल मृत्यु पर क्या सोच है, क्या राय है, क्या विचार है, कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। आपको क्या लगता है इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? उस नेता या उस पार्टी का नाम भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बाकी ये वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे और भी लोगों तक। वीडियो तो बढ़िया थी, इसमें गलती किसी की नहीं लगी, ये सोच ही गलत थी। ये जो सोच थी ना अलायंस बनाने की, ये सोच ही गलत थी। ना कोई फेस, ना कोई आपके पास अब वो जो पॉइंट। सोच भी रहे थे ना कि मोदी को वोट नहीं दे, अब सोचो अगर तुम वोट दे देते और फिर ये चीजें होती, तरबितर होती, हम तो ये नहीं करेंगे, हम ये बिल पास नहीं करेंगे, हमें ये चाहिए, हमें ये तो खा जाते देश को। सही भाई ये चीज तो देखी गई है, नीतीश कुमार को लेकर बोली जाती है चीजें कि वो देखा अच्छा यहाँ अभी फायदा है। तो अभी देख लो जो अभी नोटिफिकेशन में बता रहा था
और नोटिफिकेशन भी आई है नीतीश कुमार से यू टर्न्स। मनी कंट्रोल भी ऐसी नोटिफिकेशन भेजा है कि बता रहे कहाँ पर यू टर्न मारे हुए हैं, गोटी कल्टी मार उस तरीके से। तो अभी आपको पता ही, अब वो शपथ दोबारा से शायद से लेने वाले हैं, तो बीजेपी के साथ हाथ मिला के। पॉलिटिक्स का कोई भरोसा नहीं है, भरोसा इसी का है कि भाई पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। आप जबरदस्ती वैसे मत आओ, वरना काम काज छोड़ के पार्टी के साथ ही लग गए हो और ना उसमें आपको सीट मिलनी ना कुछ, लिखवा के ले लो। 2024 क्या, अभी बहुत टाइम तक कोई भी पार्टी उस लेवल पर नहीं उठ सकती जिस लेवल पर मोदी जी ने बीजेपी को उठाया। और वो मोदी जी ही हैं, उनकी लहर कह लो, उनकी पॉपुलैरिटी कह लो, उनके काम कह लो, उनका कठोरपन कह लो, उनका डेडिकेशन कह लो, वो हार्ड वर्क कह लो उनका, या जो उनके पॉइंट, वो उनके जो व्यूज़ रहे हैं, विचार रहे हैं लोगों के अंदर, यूथ के अंदर कॉन्फिडेंस। आज से पहले किस यूथ में वो होता था पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट? किस में होता था भैया? किसी का इंटरेस्ट नहीं होता था ना। न्यूज़, घर पे न्यूज़ चलाता था ना कोई, तो कहते यार ये क्या न्यूज़ चला दी यार, पिक्चर लगा दो। और अब तो भाई साहब मोदी जी अगर कहीं जहाज से उतरे भी है ना कहीं, उस गार्ड ऑफ ऑनर के इतने चर्चे हो जाते हैं। जो ये जितने जो ये अलायंस बनाए, ये तो नए वो मीम्स देता ही रहता है, देते रहते हैं अलायंस। काल मृत्यु बनाओ मीम्स भाई, बनाओ तुम, ये जो तुम्हें गठबंधन बनाने, जो तुम्हें बंधन बनाने, क्या बोले हम इस बारे में। मुझे तो पहले ही पता था कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है, बस यहाँ कुर्सियां रह जाएंगी खाली, वो भी। अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं कपड़े के साथ, बाय, टेक केयर।